या मैक्सिमम 7 दिन जाएगा। एक कैलिब्रेटेड युद्ध होगा और बिल्कुल कैलिब्रेटेड और टू द पॉइंट अटैक इसराइल अमेरिका जैसे देश करते हैं और अपनी चीजों को जो है अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं। और यहाँ पे अगर इस युद्ध को हम लोग देखें तो इस युद्ध में भी अमेरिका ने बड़ी एक अच्छे ढंग से इसराइल के थ्रू अटैक करवाया, उसका मिडिल ईस्ट पर रिएक्ट किया ईरान ने। और मिडिल ईस्ट में खुद एक बम तैयार कर रहा है ईरान की मिडिल ईस्ट के देश हमारे ऊपर कब्जा करें। रही बात मुस्लिम देशों के इकट्ठा होने की, देखिए मैं बता दूं कि ये रातों रात नहीं होता है कि मुस्लिम देश इकट्ठा हो जाए। अगर मुस्लिम देश इकट्ठा होते या उनके अंदर भाईचारा अगर होता तो आज वेस्ट अफ्रीका नहीं जल रहा होता, नॉर्थ अफ्रीका नहीं जल रहा होता, आज मिडिल ईस्ट नहीं जल रहा होता। जो देश विकास की राह पे चले गए हैं जैसे मलेशिया है, इंडोनेशिया है या तुर्की, ये भी एक प्रकार से उनका है, उनका अपना एक अलग लाइन ऑफ थॉट बन चुका है, वो विश्व परिपाटी से कम्पीट कर रहे हैं। लेकिन जो देश शरिया में और मैं खलीफा हूं इन सब चीजों में पड़े हुए हैं, वो आज भी कबीलों के रूप में लड़ रहे हैं। उसमें से एक ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान में भी अगर देखें 2-3 फ्रंट बना हुआ है। और पूरा का पूरा वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, क्रिश्चियंस के साथ उनकी लड़ाई चलती रहती है। तो ये टोटली एक ऐसे प्लस पॉइंट है जहां पे कि अमेरिका और जो चाइना और जो बड़ी इकोनॉमीज हैं अपने पैसे लगा लगा के वहां के पॉलिटिकल एरिना में अपने हस्तक्षेप भी करते हैं। तो कहने का मतलब कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है जब ईरान बार बार ये कह रहा था कि मैं अटैक करूंगा जहां पे भी संपत्तियां हैं अमेरिका की। हाँ। जैसे मिडिल ईस्ट में 8 देश हैं, वहां पे जो भी उनके, लेकिन वो गलत कर रहा था। अगर मान लीजिए भारत में अगर बेस है अमेरिका का, लेकिन भारत से ऑपरेट नहीं कर रहा है, ना वहां से इंटेलिजेंस दी जा रही है या ना वहां से हम कोई अटैक कर रहे हैं, तो भारत की सरजमी पे अटैक करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। अगर यूएई के पास अगर एयर स्पेस है, अगर यूएई अगर अटैक नहीं करवा रहा, नहीं अगर जमीन दे रहा है जो तो उन्होंने कहा था, तो अटैक नहीं कर। इससे क्या होगा कि अब जो अटैक सऊदी अरबिया पे या ओमान पे, बहरीन पे जो अटैक कर रहा है, वहां पे अब उनको इंटरनेशनल एरिना में फ्री कर रहा है कि अब वो भी रिलेटेडली अटैक करे, जो अमेरिका चाहता था। अमेरिका चाहता था कि मुझे ऑर्डर न देना पड़े, मिडिल ईस्ट के कुछ देश जो है ईरान पे अटैक करें। गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज प्रगतिशील हो चुके हैं, वो प्रगति की राह पर आगे बढ़ चुके हैं। आपने उसमें टर्की का भी नाम लिया, लेकिन टर्की हम जानते हैं कि किस तरीके से, जहां पर वो एक उनका हिस्टोरिकल प्लेस है, जो डेमोक्रेसी वहां पर थी, वहां की डेमोक्रेसी को खत्म करके फिर से मुस्लिम कंट्री बना दिया गया है और वो उसको फिर से मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। घटना नंबर 1। घटना नंबर 2, जब पाकिस्तान और इंडिया में वार हुआ तो वो टर्की एक ऐसा देश है जिसने ड्रोन मुहैया कराए पाकिस्तान को। तो ये प्रगतिशील देश कब किस समय मुस्लिम देश बन जाए, इस पर क्या आप कोई बहुत वो इत्मीनान से कोई बात कह सकते हैं क्या? हाँ जी जी जी, मैं इसी पॉइंट पे बड़ा अच्छा प्रश्न रहा। देखिए अगर हम चाइना को देखें, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन चाइना दुनिया का सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, सेकंड पावर इस समय है। अगर हम रसिया को भी देखें तो डेमोक्रेसी है। इस सारे देश देखिए, अगर आप ईरान को भी देखेंगे तो इसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। मतलब रिपब्लिक तो सारे हैं, मतलब रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य, मतलब जनता के द्वारा चुना हुआ। लेकिन 47 साल से ईरान में एक व्यक्ति राज शासन कर रहा है और उसके बाद उनके बेटे को बनाया जाने की संभावना है। तो ये दिखाने के राजनीति आप रही है टर्की का। देखिए टर्की या जैसे चाइना को मैंने बताया कि डेमोक्रेटिक नहीं, लेकिन देश विकास कर रहा है। मुस्लिम देशों में यूएई है, सऊदी अरबिया है, टर्की एक ऐसे देश है जो कि उनकी इकोनॉमी अच्छी डेवलप की है इस समय। वो भले उनके इंटरनल जो सेटअप रहे हो, डेमोक्रेसी के रहे हो या जो जरा थ्योरेटिकली टर्की जा रहा है, मैं देख रहा हूँ जरा जा रहा है। पहले बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा था, इससे नाटो का सदस्य बनाया गया, सारी कुछ है। लेकिन कहने का मतलब है कि ये जो देश ऐसे हैं जो कि कहीं कहीं कम्पीट कर रहे हैं वेस्टर्न पावर से, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया की मैं बात करूं तो कहीं कोरिया से। डॉक्टर डीके गुप्ता, आप ठीक कर रहे हैं कि ये मुस्लिम कंट्रीज भी लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया में जो तरक्की हो रही है उससे कदमताल कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है ना कि कब वो वापस से मुस्लिम देश बन जाते हैं, इसका कभी पता ही नहीं चलता। वो मस्जिद, वो ऐतिहासिक प्लेस जिसको डेमोक्रेटिक के नाम पर बहुत बनाया गया था, बढ़ाया गया था, अचानक से फिर से मस्जिद बन जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है कि कैसे पलट जाते हैं। इसका कोई अंदाज़ा लगा पाना आसान नहीं है। लेकिन आपकी बात में दम है कि ज़्यादातर देश जो मुस्लिम कंट्रीज भी है वो प्रगतिशील है, वो तरक्की में कदम ताल मिला रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। अब आप इस युद्ध को कैसे देखते हैं? आपने कहा कि 1 हफ्ते तक चलेगा, ये स्ट्रेटेजिक युद्ध है।
क्या लगता है कि एक हफ्ते तक अगर ये युद्ध चला तो कितना विनाश होगा? क्या इसको रोक पाना संभव होगा फिर? देखिए, बड़ा अच्छा मैं बता दूं कि हमारे पास अगर हम विश्व स्तर पे देखें तो ऑप्शन नहीं है, हमारे पास विकल्प नहीं है। हमारे पास डेमोक्रेटिक बनने के, हमारे पास विकासशील बनने के अलावा ऑप्शन नहीं है। अगर उस ऑप्शन को अगर हम जरा साइड करते हैं, जब हम डिलीवर नहीं करते अपनी जनता को, ईरान में क्या हुआ है, डिलीवर नहीं हुआ है। अगर तुर्की अपने देश के लोगों को डिलीवर करता है, चाइना नॉन डेमोक्रेटिक होकर भी डिलीवर करता है, तो वहां पे शांति है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी इतनी बड़ी जनसंख्या पर डिलीवर कर रहे हैं, अदरवाइज यहाँ पे जेल हो जाता है, लेकिन डिलीवर कर रहे हो, जनता से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से अगर इस युद्ध को देखें तो इस युद्ध में इसमें जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है कि मुझे किसी भी तरह से आगे जाना है। अमेरिका ने लगभग $274 बिलियन टैरिफ कमाया है बिना ₹1 खर्चा किए। सिंगल रुपया उसने खर्चा नहीं किया। 3 मिनिस्ट्री का उसने जो है सब्सिडी। डीके साहब, एक सवाल है हमारा। आपने कहा कि ये डेमोक्रेटिक है और देश काफी आगे बढ़ रहे हैं, चाइना डेमोक्रेटिक है। वो आपको लगता है कि वास्तव में चाइना में डेमोक्रेसी है? जिस तरीके से वहां पर जिस तरीके से वहां पर मुसलमानों को दबाया जा रहा है, जिस तरीके से हजारों का कत्ल किया गया है, आपको लगता है ये डेमोक्रेसी के चिन्ह है? देखिए, अगर हम एक्चुअली अगर हर एक देश के अगर इंटरनल मैटर में जाएंगे तो हम इसके एक ओवरऑल पिक्चर पर नहीं आ पाएंगे। मैं पहले ही कहा कि चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, हाँ। लेकिन उसने अपने लोगों को डिलीवर किया है। वहां पे वहां के लोग प्रॉस्परस हैं। हमारे यहाँ ज्यादा वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, हमारे यहाँ ज्यादा वहां का जीडीपी है। 3.37 ट्रिलियन जो हमारी इकोनॉमी है, उतना उसका फॉरेन जो रिजर्व रखे हुए हैं। तो हम इस चीजों को अगर हम मुख मोड़ेंगे तो हम रियलिटी से मुख मोड़ेंगे। नहीं, इसी तरह से अगर हम देखेंगे डीके साहब सवाल ये है, आपकी जीडीपी बड़ी हो सकती है, आपकी जीडीपी लार्ज हो सकती है, लेकिन उसका क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है? ये भी अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है कि कैपिटलिस्ट और जो वीकर सेक्शन है वो दो अलग अलग सेक्शन है। एक और कैपिटलिस्ट अपनी चीजों को बढ़ाते जाते हैं। आप देख लीजिए, वहां अलीबाबा की बात करें या दूसरी बड़ी कंपनियों की बात करें, उनके पास इतना पैसा है कि कोई लिमिट नहीं है। बाकी की जो जनता है उसके पास शायद उतना पैसा नहीं है। हम अगर बात करें कि जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम की अगर हम जब बात करते हैं तो जीडीपी को पूरी पॉपुलेशन से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन दरअसल होता क्या है कि जो जीडीपी का बड़ा हिस्सा कैपिटलिस्टों के पास में रहता है, गरीब लोगों के पास में वो चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। तो ऐसे में हर देश में एक वर्ग ऐसा होता है जो नाराज होता है, जिसके पास चीजें डिलीवर नहीं हो पाती हैं, जिनके पास चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। क्या गलत कह रहा हूं मैं? जी जी, देखिए, अगर ये बात नहीं बिल्कुल। अगर रसिया का एग्जांपल लूं तो रसिया में 1 से लेकर 3% एलिट ग्रुप बोलते हैं, उसको आज भी एलिट ग्रुप बोलते हैं। पुतिन इसमें से एक सदस्य है। मतलब अगर आप इस तरह से अगर हर एक देश का अगर देखेंगे तो जैसे भारत में हम लोग जब सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि 4-5% के पास पूरे देश की इकोनॉमी संगठित है। इसे रसिया के अंदर 1 से 3% जिसको एलिट ग्रुप बोलते हैं, वो पूरे के पूरे रसिया के नौकरशाही पर, रसिया के और प्राइवेट सेक्टर्स में और इंडस्ट्रियलिज्म में छाए हुए हैं और पूरे रसिया को वही रूल करते हैं। उसमें से पुतिन साहब भी एक है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि, लेकिन जब देश का विकास होता है, जीडीपी अगर आगे बढ़ती है तो डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं था, लेकिन स्पिल ओवर होता है गरीब लोग के पास। आज भारत के अंदर देखेंगे तो आपको बहुत सारे विरले न्यूज मिलेंगे कि यहाँ पे भूखमरी से कोई मरा है कल, क्योंकि डिलीवर हुआ पिछले 15 सालों से। वो मनमोहन सिंह जी रहे हो तब भी, और नरसिम्हा राव साहब और उसको परिपाटी को लेकर आगे बढ़े अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी साहब। 4-5 प्राइम मिनिस्टर ऐसे रहे जो कि पीछे मुड़ते नहीं देखा था। स्पिल ओवर डीके साहब, सवाल ये है कि किसान आत्महत्या फिर क्यों करते हैं? अगर डिलीवरी हो रही है तो वो पुरानी सरकारों में भी करते थे, आज की सरकार में भी है। कभी ये किसानों की आत्महत्या का सिलसिला रुकता नहीं है। जी 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 जी, हाँ। नहीं, अब आप एक चीज देखिए कि अगर हम किसी भी चीज को अगर हम लेके आते हैं कि किसानों की आत्महत्या, अब देखिए कि कभी कभी हम लोग को न्यूज आती थी कि 200 किसान मर गए विदर्भा में, कभी 300 किसान इस साल मर गए, लेकिन अब वो चीजें कम हो गई हैं। अब देखिए, लेकिन हम तो इसको इनकार नहीं कर सकते कि आपको रोकना चाहेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम अली रेजा आरफी को अंतरिम रूप से सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर की खबर हम बता रहे हैं कि अली को सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। अभी तक ये बात चल रही थी कि 4 लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी
और वो तय करेगा कि आगे कैसे एक्शन का रिएक्शन होगा या एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब ये ऐलान कर दिया गया है, अली को सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। देखिए सर, जिस तरीके से अब ये जानकारी निकलकर सामने आई, प्रदीप सर ने इसका जिक्र भी किया, अब ये जो कदम एक उठाया गया ईरान में, ये आप किस तरीके से देखते हैं? कैसे इस जो ये युद्ध हो रहा है इसमें ये बड़ी भूमिका निभा सकता है? क्योंकि अभी तक केवल चर्चाएं ही थी, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी की सुप्रीम लीडर तय हो चुका है। अली आराफी को सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। डीके साहब जी देखिए, 88 सदस्यों का एक गवर्निंग काउंसिल होती है, जिसमें जो कि सारा शिया मुस्लिम होते हैं, वो इसको तय करते हैं। उन्होंने तय कर दिया है, उन्होंने बना दिया, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है अभी, क्योंकि अभी ईरान को चारों तरफ से ब्लॉकेड कर लिया गया है। ईरान को जो है ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर दी गई है। ईरान के अंदर करप्शन है, ईरान के अंदर लोगों के पास एफडीआई नहीं है, ईरान के लोगों के पास बेरोजगारी है। अभी 15 से 20 हजार लोगों को मारा गया, जैसा कि अनऑफिशियल रिकॉर्ड है में बताया जा रहा है कि अब वो 20,000 का मतलब समझ रहे हैं। किसी देश की सफलोथी को 4 से 5%, कनाडा में कोई 4% सिख होते हैं, लेकिन कनाडा की राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं वो। इसी तरह से जहां पे 20,000 लोग मरे होंगे, सोचिए कि कितना ज्यादा वहां पे स्थितियां विफल रही होगी, कितने लोग इस रेजिम के खिलाफ रहेंगे। अंदर से भी जो है उसके अलावा 20,000 परिवार नाराज भी होंगे। आज वो बड़े खुश होंगे, जिस तरीके से खamenei की हत्या हुई है, वो 20,000 परिवार आज बड़े खुश होंगे, क्योंकि उन लोगों ने अपने लोगों को खोया था। तो एक बहुत बड़ा वर्ग वहां पर अमेरिका और इजराइल ने वहां पर तैयार कर लिया है, जो इस बात के लिए खुशी भी मना रहा है जो वहां पर इजराइल और अमेरिका कर रहा है। हालांकि अभी मेजॉरिटी में वो लोग हैं जो इससे गमजदा हैं, जो इससे दुखी हैं और अपने नेता की मौत का बदला लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक छोटा ही वर्ग सही उस वर्ग को बड़ा और इनलार्ज करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका और इजराइल, कि वो आपके लोगों को इसी नेता ने मारा था। तो एक वर्ग है वहां भी, तो वर्ग संघर्ष की स्थिति तो कहीं नहीं पहुंचेगी ईरान में। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन सब चीजों पे नहीं जाना है। अमेरिका ने पूरा 2 महीना लगातार इस पर काम किया है। काम करने के बाद उसने अपनी व्यवस्था कर ली थी। अब व्यवस्था करने के बाद उसने इतना अच्छे से अटैक किया है और ये सारी चीजें इस तरह से उन्होंने क्रिएट की है कि उनके युद्ध होने से पहले ही वहां पे काफी चीजें जो है अमेरिका के पक्ष में आ गई थी। और अगर आप उसका 15 दिन का डेवलपमेंट देखेंगे तो 15 दिन के डेवलपमेंट में वही जो ईरान 12 दिन के युद्ध के दौरान बोलता था मैं IAEA को घुसने नहीं दूंगा अपने देश के अंदर, वहां पे नेशनलिज्म अपने बाढ़ पे था। और वो आते आते जब यहाँ पे बातें होने लगी तो उन्होंने ये बोला कि अब हम लोग किसी भी कंडीशन में, जब मसूद जो उनके राष्ट्रपति ने 10 दिन पहले बोला कि हम किसी भी कंडीशन के लिए तैयार है बातचीत करने के न्यूक्लियर के लिए। और उसके बाद उन्होंने अभी 3 दिन 4 दिन पहले, युद्ध के 2 दिन पहले, अब्बास जो है वहाँ फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि फतवा हमने जारी किया। मतलब उनको अंदर तोड़ दिया गया था और किसी तरह से जारी, और दुनिया को बताना चाह रहे देखो हमने फतवा भी जारी कर दिया, फिर भी अमेरिका नहीं मान रहा है। और वहां पे क्या होगा कि अमेरिका इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों को डिस्कशन का चाहता रहा होगा। वहां के ईंधन को कैसे हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वहां की लीडरशिप को कैसे हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वहां के लोगों को जो रीजनल जो आपका स्पिल ओवर है और देशों में जो आपके हुडीज हैं और जो आपके एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस है, उनको हम कैसे डील करें। तो इस सारी चीजों को जब बार्गेनिंग हो रही थी तो उसके बाद कहीं कहीं खमेनी नहीं मान रहे थे, जिसके बाद रिटेलिएट हुआ है। और उन्होंने बड़ा अच्छे रखा कि इनको चुपचाप बताता रहा कि अगली बार वियना के बाद अब यहाँ पे हमारी मीटिंग होगी। और उसी बीच में एक टारगेट लोकेट कर रहे थे, लॉक कर रहे थे। और मैं कई बार चैनलों पे बोला कि एक युद्ध करेंगे, कैलिब्रेटेड युद्ध करेंगे, 3 या 4 दिन का युद्ध करेंगे, 5 दिन का करेंगे। और वर्टिकल्स में जो लीडर्स हैं, जैसे वर्टिकल्स में देखिए डिफेंस मिनिस्टर मारे जा चुके हैं, आईसीसी के चीफ मारे जा चुके हैं, और ऐसे बड़े नेता जो है खमेनी मारे जा चुके हैं। और कल ही राष्ट्रपति के बंगले पर भी अटैक होते लेकिन बच गए। तो ये वर्टिकल्स को उनको साफ करना है ताकि वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाए लीडरशिप का। और वैक्यूम क्रिएट होने के बाद, जैसे कि हमारे रामचरितमानस में लिखा गया, सूर्य नर मुनि सबकी रीति बिन स्वार्थ होने प्रीति। तो बिना स्वार्थ की प्रीति नहीं होगी। इन नेताओं को, जो छोटे बच्चे नेता बचेंगे, इनको लगेगा कि अपनी सत्ता कायम रहे तो हम किसी तरह से अमेरिका के साथ मिला के अपने यहाँ पे रेजिम चले। ये अमेरिका नॉर्मली हर देश प्रयोग करता है और यहाँ पे भी वो प्रयोग सफल होगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कल मेरा नंबर आ सकता है। और जब इजराइल अटैक करेगा, हो सकता है शाम को अटैक करे, कल करे, तो बड़ा प्रिसाइज अटैक करेगा, किसको मुझे एलिमिनेट करना है। जी आपने ठीक कहा डीके साहब की वो बहुत ही प्रिसाइज अटैक कर रहा है और चुन चुन कर लोगों को निशाना बना रहा है और उसमें वो काफी हद तक सफल भी हो रहा है।
तो इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका इस युद्ध की लंबे समय से तैयारी कर रहा था। सारे इनपुट उसने जुटा लिए थे, उसने आसपास के जितने भी देश हैं उनसे सारे इनपुट जुटा लिए थे, और यही कारण है कि आप देखिए ना, उसने एक अटैक में अपने सबसे बड़े दुश्मन को धराशायी कर दिया। इतना बड़ा इनपुट, इतना सटीक इनपुट, ये अमेरिका की ही। हम इसके पहले वेनेजुएला का भी मामला देख चुके हैं, कैसे सटीक इनपुट पर उनके राष्ट्रपति को भागने तक का मौका नहीं मिला और उन्हें गिरफ्तार करके वहां पर ले जाया गया। तो